नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। जैसा कि आप सभी को मालूम है, विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम करती है। इसी तरह आज का विषय जो आज साहित्य में, संगीत में, व्यापार में, सब जगह मतलब उसके बगैर काम नहीं चल रहा है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो साहित्य और सिनेमा के लिए वरदान है या अभिशाप है। तो हमने भी क्या किया, इसके लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही पूछ लिया कि आप भी बताइए क्या है। तो उसने हमको बताया कि वरदान के रूप में एआई दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकता है और सोच को विस्तारित कर सकता है। एआई दिमाग को नई जानकारी और अनुभव प्रदान कर सकता है। एआई दिमाग को समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकता है। तो ये तो वरदान बताया उसने। अभिशाप के रूप में एआई दिमाग की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। एआई दिमाग पर निर्भरता कर सकता है, बढ़ा सकता है। एआई दिमाग की गोपनीयता को खतरे में डाल सकता है। इसलिए एआई का उपयोग सोच समझकर किया जाए। इस तरह से ये बात एआई ने बताया। तो अब हम जो उसके बाद देखिए पुरस्कार तो कई हमने कार्यक्रम देखे हैं। अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता हुई थी, एआई की प्रतियोगिता दुबई में, जिसमें 2 करोड़ का पुरस्कार था। उस प्रतियोगिता में 2 करोड़ का पुरस्कार था और एक ने एआई के माध्यम से ऐप बनाया 10 मिनट में, और एक दूसरे लेखक ने जो पत्रकार थे पहले, उन्होंने 200 शब्दों की कहानी 10 मिनट में की। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे लेखन का अनुभव था और एआई की जो ताकत है वो स्पीड है, उस कारण उनको 2 करोड़ का पुरस्कार मिला। तो अब मैं हमारे वक्ता वरिष्ठ पत्रकार विवेक अग्रवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जिनकी कई पुस्तकें आई हैं क्राइम पर और कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। विवेक जी, नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन दिनों जितना हंगामा है, या कहना चाहिए कि हवा खड़ा हुआ है, उस सिलसिले में मेरा जो आकलन है, जितना मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की राइटिंग, इमेजिंग और वीडियो, इन 3 सेक्टर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की। और उसके बाद में मेरे सामने जो पूरा का पूरा एक सिनेरियो बन करके आया, उसमें उसके पॉजिटिव जो पक्ष हैं वो अपनी जगह हैं, उसके नेगेटिव पक्ष जो हैं वो भी अपनी जगह हैं, और उनसे जुड़े हुए खतरे, इश्यूज, कंसर्न्स वो अपनी जगह पर हैं। तो सबसे पहले जैसे साहित्य में या फिल्म इंडस्ट्री में हम दोनों को मिला करके बात करें अगर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन किन चीज़ों में, फिल्मों में या साहित्य की रचना में हमें बेहतर सहयोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं फिल्मों की बात करूंगा, तो फिल्म के लिए जैसे है रिसर्च। अगर आप कोई सब्जेक्ट पे काम करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, आप एआई टूल्स की मदद लें, आपको रिसर्च करने में वो हेल्प करेगा। मैंने जब व्यक्तिगत तौर पे रिसर्च करने के बारे में प्लान किया और सोचा कि इस चीज पर रिसर्च किया जाए, क्षमा चाहता हूँ, वहां से फोन आया हुआ। तो जब रिसर्च किया कि देश के सबसे बड़े 50 मुझे सीरियल किलर्स के नाम होता है, और इन सीरियल किलर्स के नामों में कुछ नाम तो मुझे सही मिले हैं, लेकिन जो और मुझे नाम बीच बीच में मिले, उन्होंने मुझे उस हद तक हतोत्साहित कर दिया रिसर्च करने के लिए कि मैं अब आगे से कभी भी एआई का इस्तेमाल रिसर्च के लिए नहीं करूंगा। जी, उसमें जो सबसे प्रमुख नाम मुझे मिला वो जनरल ए.के. वैद्य का था। उनको सीरियल किलर्स की श्रेणी में डाल दिया था। के.पी.एस. गिल का नाम उसमें शामिल था, और इसके अलावा कई टॉप पुलिस ऑफिशियल्स और आर्मी ऑफिशियल्स जिन्होंने कि इस देश के लिए कुर्बानियां तक दी हैं, जिनकी शहादत से जो है उनके रक्त से इस धरती को लाल होना पड़ा है, उनके नाम उसमें शुमार थे।
और सबसे बुरी चीज, सबसे खराब और खतरनाक चीज तो ये सामने आई कि उसमें भगत सिंह का नाम शामिल था। और ये देखने के बाद में यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं रिसर्च इससे कर लूंगा और बहुत ही बेहतरीन काम करके गुजरूंगा, तो माफ कीजिए, मेरी पीढ़ी तो कम से कम इसे स्वीकार नहीं कर पाएगी। वो पीढ़ी जिसने कि भगत सिंह का नाम नहीं सुना, केपीएस गिल का नाम नहीं सुना या जनरल ए.के. वैद्य को नहीं जानते, वो लोग बड़े मजे से उन्हें अपनी कहानियों में, अपनी खबरों में या अपने फीचर में इनके नाम भी डाल करके वो खुश हो जाएंगे कि भैया एआई ने जो बताया है वो सच है। लेकिन ये साहित्य की दृष्टि से भी, पत्रकारिता की दृष्टि से भी और फिल्म या टेलीविजन या ओटीटी सीरीज की दृष्टि से भी बहुत ही खतरनाक क्षेत्र बन जाता है। वैसे जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग का क्षेत्र है या प्री प्रोडक्शन का क्षेत्र है फिल्मों के लिए, या एक्टर्स की कास्टिंग का क्षेत्र है, इन सब चीजों में भी एआई का बहुत ज्यादा मतलब इस्तेमाल हो रहा है। लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि हॉलीवुड में इस चीज के खिलाफ राइटर्स गिल्ड जो है, फिल्म राइटर्स गिल्ड उनका, उन्होंने बहुत बड़ी एक हड़ताल की। उस हड़ताल के बाद में जितने प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उनको इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि एआई जनरेटेड कंटेंट जो है वो किसी का भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने फोर्स किया कि आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में इस चीज को शामिल करें कि कोई भी राइटर फिल्मों के लिए जो काम करता है वो एआई जनरेटेड कंटेंट लेकर के उनके पास नहीं आएगा, और अगर वो मालूम पड़ जाता है तो उसका वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रद्द किया जाएगा, उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी, उसको आगे से काम भी नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि कुछ चीजें जो है वो जैसे पोस्टर मेकिंग का काम है या और कई चीजें हैं वो भी इसके जरिए हो रही हैं। कुछ लोग जो है बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बना रहे हैं, उससे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के साथ में एक सवाल ये जुड़ा हुआ है कि क्या ये सारा का सारा एआई जनरेटेड मटेरियल जो है ये आपके कॉपीराइटेड है या नहीं है। तो इस मामले में यूएस गवर्नमेंट ने भी जो चीज कही है और वहां पर भी जो नियम आ गया है कि जो एआई जनरेटेड कंटेंट है उसको कॉपीराइट के तहत किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कॉपीराइटेड नहीं माना जाएगा। ये जो व्यवस्था है ये अभी भारत में नहीं आई है, लेकिन इसकी मांग जो है, इसके लिए आवाज उठनी शुरू हो चुकी है हिंदुस्तान में भी। तो मैं बता रहा था जैसे कि एडिटिंग मॉड्यूल्स हैं आपके, वो बहुत आसान काम हो गया है फिल्म इंडस्ट्री में या लिटरेचर के लिए भी, लेकिन उसमें भी बहुत सारे खतरे शामिल हैं क्योंकि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ करके और चुनौती नहीं दे पा रहा है। इसलिए जितनी खूबसूरत एडिटिंग ह्यूमन एडिटिंग होती है, चाहे वो ऑडियो विजुअल में हो, ऑडियो में हो या राइटिंग्स में हो, उतनी अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं हो पा रही है। प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी काफी हद तक काम हो रहा है। अभी पिछले दिनों में तो करीब 90 मिनट की 2-3 फिल्में भी ऐसी बनी हैं जो कि पूरी की पूरी हॉलीवुड ने सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई है। उसमें लेखक से लेकर के एक्टर से लेकर लोकेशन तक कोई भी बाहर जाकर के काम नहीं हुआ है, कैमरा इस्तेमाल तक नहीं हुआ है। सारा का सारा जो है एआई के जरिए ही डिजाइन हुआ और फिल्में बनी है। हालांकि एक फिल्म ऐसी थी जिसको कि लंदन में प्रदर्शित किया जाना था और उसके ऊपर जब राइटर्स गिल्ड का बहुत तगड़ा विरोध आया तो उसका प्रदर्शन जो है वो रोकना पड़ गया था उसके मेकर्स को। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत परेशानी भरी हैं। अब मैं जैसे आपको बताना चाहूंगा कि साहित्य की दृष्टि से जो भी चीजें हैं वो अपनी जगह है, लेकिन इससे रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न्स क्या हैं। तो जैसे मैंने कहा कि लीगल एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो कंटेंट है अगर वो एआई जनरेटेड है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वीडियो हो, फिल्म, ऑडियो हो, चाहे म्यूजिक बनाया हो आपने या फिर आपने कंटेंट राइटिंग की है या आपने पोस्टर्स बनाए हैं, कोई फिल्म, कोई पिक्चर क्रिएट की है, तो ये सारे के सारे नॉन कॉपीराइटेड मटेरियल माने जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर अपना कॉपीराइट बताता है और उसको रिवर्स सर्च करके पता किया जाता है और ये पता चलता है कि वो कॉपीराइटेड है, तो मान लीजिए वो अगर एआई जनरेटेड है तो उसके ऊपर बड़ी पेनाल्टी और बड़ा उसको नुकसान हो सकता है हर तरह से। इसमें एक और चीज महत्वपूर्ण है
जो एक खतरा है एआई के साथ में, एक बहुत बड़ा खतरा और भी जुड़ा हुआ है, लीगल भी है और सोशल भी है। न्यूयॉर्क के एक स्कूल में 12th स्टैंडर्ड के 82 बच्चों को उनके प्रोफेसर ने सारे बच्चों को फेल कर दिया। उसका कारण ये था कि सारे बच्चों ने जो अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया था, ऐसे सबमिट किया था, जब उन्होंने उसको एआई मॉड्यूल में रिवर्स इन्वेस्टिगेट किया तो सारे बच्चों का उसने बता दिया कि ये तो मेरा लिखा हुआ था, जबकि अधिकांश बच्चों ने वो चीज नहीं की थी। एआई के साथ परेशानी ये है कि उसके पास जो लॉन्ग डेटा या जो बहुत सारा डेटा उसमें फीड किया हुआ है, उस डेटा में से ही वो चीजें फेच करके और आपको मटेरियल देता है। वो अपडेट नहीं करते, अपडेट भले कितना भी होता रहे, लेकिन पुराना डेटा तो उसके पास है। प्लेजरिज्म जो है वो अपनी जगह हो गया, लेकिन वो तो ये सिंपली बोल देता है कि हाँ ये मैंने जनरेट किया है, क्योंकि वो उसके डेटा में ऑलरेडी है, जबकि बच्चों ने ऐसा नहीं लिखा। जब लोग लिखते हैं तो डेफिनेटली 300 जगह, 200 जगह, 100 जगह, 50 जगह से रेफरेंस लेते हैं, लेकिन वो लिखते अपनी भाषा में है, जो कि रिसर्च में आमतौर पे होता है। और प्लेजरिज्म में भी ये माना जाता है कि 5% तक जो है वो प्लेजरिज्म के लिए माफ होता है, उसके आगे अगर है तो फिर उसको एंटी प्लेजरिज्म के लिए रेड फ्लैग किया जाता है। लेकिन यहाँ तो सारे बच्चों को प्रोफेसर ने फेल कर दिया। उसके बाद में बहुत हंगामा हुआ, वो रीचेक हुआ तो पता चला कि उस एआई मॉड्यूल की, उस ऐप की जो है वो बहुत बड़ी खामी थी कि वो हर कंटेंट को अपना क्रिएटेड बता देता था, और इसकी वजह से उन सारे बच्चों को फेल कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्क जुड़ी हुई है। दूसरी इसके साथ जो बहुत बड़ी रिस्क जुड़ी हुई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जब आपकी डिपेंडेंसी ज्यादा होने लगेगी तो आपकी जो न्यूरोलॉजिकल, जो आपकी जो ब्रेन की क्षमताएं हैं, ताकत है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। आप उस पर डिपेंडेंट होने लगेंगे, आपको वो सारी चीज वहां मिलने लगेगी और आप सोचेंगे कि अरे यार मेरा काम बहुत जल्दी, बहुत आराम से हो रहा है। लेकिन हाँ, ये एक चीज बता देता हूं कि जो क्रिएटिव और एक्सक्लूसिव थिंकिंग एक इंसान कर सकता है वो कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता। मैंने एक पर्टिकुलर जो कहना चाहिए कि सब्जेक्ट था जिसमें मैंने कहा कि इसको टेस्ट करके देखते हैं, मैंने एक अंडरवर्ल्ड के शूटर की एक कहानी जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट 5 वेरियस मॉड्यूल्स को दिए। एट ए टाइम 5 विंडोज खोली और उसमें पांचों में मैंने उनको सेम प्रॉम्प्ट दिया, और मैंने ये देखा कि सारे के सारे जो है वो प्रॉम्प्ट बायस्ड थे। सारे के सारे जो प्रॉम्प्ट मुझे मिल रहे थे वो सारे के सारे नॉन इंडियन थे। हर उसके अंदर हीरो जो है वो ब्रोकन फैमिली को बिलोंग करता था। तो जितनी भी थी वो एक तरह से एक जैसी ही कहानियां मुझे मिल रही थी। किसी की भी कहानी जो है वो अलग हटकर कुछ नई नहीं थी। तो इससे ये एक चीज समझ में आई कि ये जो भी कुछ सोच रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन सिस्टम, सोसाइटी, लिटरेचर, कंसर्न्स, बाकी सब चीजों पे सोच रहा है, विचार कर रहा है। वो भारतीय या अन्य देशों की वहां की जो सामाजिक सांस्कृतिक धारणाएं हैं या साहित्य है, उनसे चीजें नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बायस्ड है। तो ये बायस होना अपने आप में बहुत खतरनाक है। और जो सबसे बड़ी चीज है, एक इनकंसिस्टेंट क्वालिटी जो होती है वो हमें मिलती है। आप एक ही उसको कंटेंट को अगर 3-4 बार प्रॉम्प्ट को देते हैं तो वो हर बार जो है आपको कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ इंफॉर्मेशन देगा। या एक ही कहानी को जब आप लंबा करने जाते हैं तो कई बार वो आपके मुख्य नायक को भूल करके और कहानी कहीं भी ले जाता है। तो ये सारे खतरे उसमें जुड़े हुए हैं। और एक जो सबसे बड़ा है जो फैक्चुअल एरर्स के बारे में, वो मैंने आप लोगों को बताया ही। और हाँ, इसमें एक मजेदार बात और हुई है कि एआई जो है वो आपको लिटरेचर की या कंटेंट बना करके, चोरी करके और उसको अपना बताने के लिए तो प्रेरित करता है। लेकिन अब हमारे यहाँ पर ऐसे भी ऐप आ चुके हैं जो आपके कंटेंट को ह्यूमनाइज करते हैं, यानी कि उसको एआई से बचाने की व्यवस्था करते हैं। उनको ह्यूमनाइजिंग एप्लीकेशंस कहा जाता है। तो आपने जो एआई से जनरेट किया है, आप उस ह्यूमनाइजिंग ऐप के ऊपर डालिए, उसको ह्यूमनाइज कीजिए और उसके बाद में आप उसे अपने क्रिएशन की तरह से पब्लिश कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि जब आप उसको ह्यूमनाइज करते हैं तो ये जितने भी ऐप उसको जब ह्यूमनाइज करते हैं तो वो डेटा चूंकि वो खुद स्टोर नहीं करते हैं, इसकी वजह से आपकी जो चोरी है वो नहीं पकड़ी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा खतरा है।
और जो सबसे बड़ा खतरा है वो सोशल है, और सोशल इकोनॉमिकल जो बड़ी खतरा है वो है बेरोजगारी। जितने फील्ड हैं राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, अगर इस फील्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कंपनियां शुरू कर देती हैं तो मेरे आपके जैसे जो क्रिएटिव लोग हैं उनके सामने जो है वो धनोपार्जन का या कहना चाहिए आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है। तो एआई के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं, और जो सबसे बड़ा खतरा जिससे कि आज आपको परिचित नहीं करवाया गया है, जिसके बारे में बीच में अचानक एक दो छोटी छोटी सी खबरें आई थी लेकिन वो खबरें भी गायब हो गई। एक पर्टिकुलर एआई मॉड्यूल था, वो उसने खुद को रिप्लिकेट करना शुरू कर दिया था और तुरंत जो है उसको ब्लॉक किया गया, उस एआई मॉड्यूल को बंद किया गया ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो ह्यूमन ब्रेन से ज्यादा पावरफुल हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरे इंटरनेट पे और सारी चीजों के ऊपर कब्जा कर ले। तो जो हॉलीवुड फिल्मों में पहले बताया जाता था कि ऐसी दुनिया, ऐसा वक्त बन जाएगा कि मशीनें जो हैं वो मानव पर राज करने लगेंगी, वो खतरा दिखाई देने लग गया है। इसीलिए लोग जो है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा संभाल कर इस्तेमाल करने की सलाह देने लगे हैं और उस पर काम करने की जरूरत बताने लगे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। केशव जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। 5-7 मिनट बोलिए बस। आइए देवांश तिवारी जी, तिवारी मतलब विवेक जी 5-7 मिनट बस आइए। तो मैं निकल जाऊँ? बस 5 मिनट इनको तो हाँ। आपके वक्तव्य पहले 2-3 बातें आपसे पूछ लेते हैं। विवेक जी जाना, विवेक जी ने बताया जैसे कुछ इन्होंने जानना चाहा है इससे, तो इनको कई जानकारियां गलत मिली। तो एक बात यह है कि जैसे एआई भविष्य के लिए पहले से पूर्वानुमान उसका अनुमान लगा देता है कि इसको ये बीमारी होगी, ये जब मरेगा कब मरेगा, ये बात हो जाती है। ये डेटा की बात है, तो डेटा में एक व्यक्ति की जो मृत्यु होती है और मृत्यु होने के बाद भी उसका नोटिफिकेशन आता रहता है, उसको जन्मदिन की बधाई आती रहती है वगैरह वगैरह। तो जो उसका डेटा है उसका क्या होगा, उसका डेटा क्या होगा। और अमेजन के एलेक्सा ने बताया था कि जो व्यक्ति मर जाता है उसके बाद उसकी आवाज भी ला सकते हैं। एआई कितना प्रतिशत, वो तो कहता है 80% हम सही होते हैं, कितना प्रतिशत उसकी भविष्यवाणियां या उसकी बातें कितनी प्रतिशत होती है, उसके बाद अपनी ये तीनों बातों में जरा बताएं। पहले मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ केशव सर कि आप हम जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी मंच देते हैं, और आज का जो सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो बहुत ही मॉडर्न डे और आज की समस्या, आज की सोल्यूशन इन चीज़ों पे फोकस करता है। जैसा आपने पूछा कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके डेटा का क्या होता है, ये सारा डेटा जो हम सोशल मीडिया पे जो अपलोड करते हैं, डालते हैं अपने अकाउंट से, ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं और ये एक लिमिट तक स्टोर होती है। अब जब आपकी एक्टिविटी नहीं होती है एक पर्टिकुलर पीरियड के बियॉन्ड, तो जो अकाउंट होता है वो डॉर्मेंट होता है, इनएक्टिव हो जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो शायद डिलीट भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कौन से प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म की क्या पॉलिसी है इनएक्टिव अकाउंट। तो डिलीट कैसे होता है अपने आप? वो ऑटो, क्योंकि आप डिजिटल के माध्यम से सबका रहता है, तो मतलब बेसिकली ये डेटा स्टोर होता है एक सेंट्रलाइज जगह पे, डेफिनेटली स्टोर होता है, बट अप टिल बियॉन्ड द पॉइंट जब ये अकाउंट से कोई एक्टिविटी नहीं होती है, कोई पोस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं, ऑब्वियसली जो अकाउंट ओनर है वो यूज नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो अकाउंट डोरमेंट, इनएक्टिव इस कैटेगरी में आ जाता है। और जब एक्टिविटी नहीं होती है उसके ऊपर ऑफकोर्स तो फिर मतलब डेटा प्रोटेक्शन, वो सारी चीज़ें तो हमेशा सिक्योर रहती है जो भी प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करते हैं उनके अनुसार। और दूसरा जो आपने बताया कि अभी कंपनीज काम कर रही हैं, एलेक्सा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, कि वो वॉइस मॉड्यूल जो है आपके किसी क्लोज फैमिली मेम्बर, किसी क्लोज पर्सन की वॉइस को रेप्लिकेट कर सके। तो ये एआई साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं जो आने वाले टाइम में बहुत ही मेरे हिसाब से 80% से भी ज़्यादा एक्यूरेट होंगी, क्योंकि ये डिपेंड करती हैं किस प्रकार की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। ऐसा ही बताया किशोर कुमार की, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ भी दोबारा यूज, बिल्कुल, क्योंकि इनने जो गाने बनाए, इनका जो क्रिएटिव वर्क रहा, ये सब समरीज हैं, इसका एकत्रीकरण, कंसोलिडेशन एआई कर रहा है। उसके लिए आपका मेरा काम रेफरेंस है और उसी रेफरेंस से वो रिक्रिएट कर सकता है, क्रिएट नहीं कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि क्रिएट इंसान कर सकता है, क्योंकि भावनाओं को समझने की क्षमता इस वक्त एआई में नहीं है। इंसान का जो ब्रेन है
इंसान जिस परिस्थिति में, जिस वातावरण में रहता है, उस भावना को एक्ट और रिएक्ट करता है। ये दो चीजें हैं। एआई में भी आप देखोगे तो वो रिएक्ट करता है, आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो, आप उसे कुछ बोलते हो, कुछ कहते हो, कोई कमांड देते हो, तो उस चीज पर काम करता है। और रही बात उस लेवल तक पहुंच पाने की कि एआई खुद से समझ पाए, चीजें कर पाए, हानिकारक चीजें कर पाए, इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि एआई अभी ट्रेन हो रहा है, तैयार हो रहा है। हमने पिछले 30-40 वर्ष में जो भी डेटा बनाया है उसको वो अभी कंसोलिडेट कर रहा है, कंप्यूट कर रहा है। उसकी कंप्यूट करने की ताकत हम सबसे बहुत ज्यादा है। 1950 में शुरू हुआ था आया था। नहीं, एआई मेरे हिसाब से इंटरनेट जो पिछले 30-40 इयर्स में प्रोग्रेस हुआ है, एआई का आप बोल सकते हो जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है वो पिछले 15-20 वर्षों से इस पे बहुत रिसर्च और बहुत काम होता रहा है लेबोरेटरी पे। बट आप बोल सकते हो कि किसी भी रिसर्च को आगे बढ़ने के लिए सपोर्टिंग एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है, जो आज की तारीख में एआई के लिए प्रेजेंट है। जो जीपीयूज, जो क्रॉस प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, वो आज एक तरीके से बड़ी सही तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही है कि ग्रोथ को। इसका रिसर्च तो बहुत समय से होता रहा है, बट इस वक्त ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है और इसकी कंप्यूटिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो इसे इतना स्पेशल और यूनिक बनाती है। जी, अब आप अपना क्या कुछ जी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है अबाउट सिनेमा, साहित्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि एक एल्गोरिदम है जिसे एक हार्डवेयर सपोर्ट करता है कि कुछ चीज़ें परफॉर्म कर पाए। आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि एक इंसान का ब्रेन है और उसके अंदर जो थॉट्स होते हैं वो थॉट्स एल्गोरिदम है, जो ब्रेन है वो इसका हार्डवेयर है जो इसे किसी भी प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करने की सुविधा देता है। इससे आप कह सकते हैं कि इंसान की लाइफ में जहाँ जहाँ पर भी प्रोसेसेस कम किए जा सकते हैं, टाइम रिडक्शन किया जा सकता है, ऑटोमेशन लाया जा सकता है, उन चीज़ों पे एआई खास करके इस वक्त हेल्प कर रहा है ह्यूमन सोसाइटी को। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि सिनेमा और साहित्य में भी आते हैं। आज के वक्त में हम देख रहे हैं सिनेमा में कि जो ऑडियंस देखना चाहती है वो देखने मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं सारे सॉफ्टवेयर्स, कई सारी टेक्नोलॉजीज ये चीज़ें इस डेटा को समझ पा रही है। डेटा तो हमारे पास हज़ारों साल से, जो शायद पहले पत्तों पे लिखा गया, फिर किताबों में लिखा गया, फिर उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स आए। आज डिजिटल फॉर्मेट है जहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन, आपके डिवाइसेस पर अवेलेबल है। तो ये सारा जो डेटा था इसका समराइजेशन शुरू हुआ है। इस समराइजेशन की वजह से हम देख रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स या फिर अच्छे बड़े जो मेकर्स हैं ग्लोबली, वो एग्जैक्टली वैसा कंटेंट बना रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है इसका लास्ट आप बोल सकते हो जो स्पेक्ट्रम है, जो इसका रेनबो है, वो इसे डिफाइन करता है फ्रीडम को, लिबरलाइजेशन को, जो इस वक्त हम देख रहे हैं होते हुए कि सारी चीज़ें डेमोक्रेटाइज होती जा रही है। सारा जो पावर है अब यूजर्स के पास आता जा रहा है, ना कि कुछ पर्टिकुलर कंपनीज या फिर कुछ पर्टिकुलर लोगों के पास। सो ये जो कंटेंट है, जैसे सिनेलेटिक करके एक कंपनी है जो डेटा एनालाइज करती है और बताती है कि किस तरीके का कंटेंट चल सकता है, नहीं चल सकता है। ये स्पेकुलेशंस होती हैं, बट ये स्पेकुलेशन होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि आने वाले टाइम में लोग क्या देखना चाहते हैं, लोग क्या समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो इन चीज़ों पे सिनेमा में एआई का बहुत बड़ा रोल है। और जो हम स्पेशल इफेक्ट्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़े रूप से सिंप्लीफाई हो रही है एआई के हेल्प से। मैं एक छोटा सा 10 सेकंड का वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। एक एनवीडिया करके कंपनी है जो चिप बनाती हैं और उनका एक जीपीयू का डेमोन्स्ट्रेशन था जिसमें उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग रिक्रिएट की थी कुछ मिली सेकंड्स में। मिली सेकंड्स लगे, स्लो मोशन में आप देख सकते हैं कि उसने कैसे उस पेंटिंग को रिक्रिएट किया इतनी बड़ी मशीन में। और ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस है कि एआई और जो टेक्नोलॉजी अभी चल रही है वो इतनी पावरफुल है कि वो डेफिनेटली बहुत बड़ा रेफरेंस बैंक है। और ज़रूर मैं ये कहूँगा कि लोगों को बहुत लगता है इस बारे में कि हमारे जॉब्स ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सिर्फ इसी फील्ड में मिलेंगी। ऐसा नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि अभी करेंटली हम अडैप्शन स्टेज में हैं, यानी कि हम समझ रहे हैं कि सामने वाली जो चीज़ है वो हमारे लिए क्या कर सकती है और हम इसके साथ पीसफुली कैसे रह सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली जॉब्स शिफ्ट होंगी
कहीं ना कहीं अगर मैं क्रिएटिव साइड पे बात करूं तो क्रिएटर जो एक्चुअली एक इंसान क्रिएट कर सकता है वो चीज़ एआई समझ पाए वो मुझे उसमें कैपेसिटी नहीं लगती है। उसका बेसिक रीज़न ये है कि हम फील कर सकते हैं, हम एहसास कर सकते हैं। आप मशीन को कुछ भी कर लो, मशीन एक मेटल का टुकड़ा है जिसके अंदर आपने अपने दिमाग से कुछ समझी हुई चीज़ें फीड कर दी हैं ताकि वो आपकी दिमाग की और चीज़ें समझ पाए आने वाले टाइम में। वो एहसास नहीं कर सकता। और आई बिलीव जो भगवान हैं, जो भी क्रिएटर हैं इस यूनिवर्स के, इन्होंने ये सबसे बड़ी शक्ति लिमिटेड रखी है और इंसान जो एहसास कर सकता है, क्रिएटिविटी मुझे लगता है उसी से बनती है जिससे सिनेमा, साहित्य, ये सारी चीज़ें बनी हैं। इसका रेफरेंस हमेशा हमें फ्यूचर में मिलेगा जिसमें एआई हमें हेल्प कर सकता है। एआई हमारा दोस्त बन सकता है, हमारा गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि उसके गुरु हम हैं। हम उसे सिखा रहे हैं कि अगर आप ये करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि A+B=C। ये सारी चीज़ें हम उसे बता रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें हमने समझी है। वो उसको कंसोलिडेट कर रहा है, उसको फास्ट कर रहा है। इंसान की सीमाएं होती हैं ब्रेन की किसी भी चीज़ को कंप्यूट करने की। ये नर्वस सिस्टम हमारा, आप बोल सकते हो मदरबोर्ड है, बट इसकी भी लिमिटेशन है, वो उसमें नहीं है क्योंकि वो एक क्रिएटेड मशीन है जिसके पास एहसास करने की शक्ति नहीं है, परफॉर्म करने की शक्ति है केवल। तो वो आपको कंप्यूट फास्ट कर सकता है, बता जल्दी सकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में क्रिएटिव प्रोसेस को बहुत ईजी करेगा। इसके ऊपर आने वाले कल में कानून, मॉडरेशन, लिबरलाइजेशन पे जो चीज़ें हैं वो आएंगी और इन चीज़ों को समझते हुए ये ग्लोबली हेल्प करेगा। और ये हमारी लाइफ का आने वाले 2 से 3 डिकेड्स के बाद, यानी आज से 20-30 वर्ष के बाद हमारी लाइफ का एक बहुत ही आम हिस्सा बन चुका होगा। जो आज हम देख रहे हैं कि एआई ChatGPT के थ्रू प्रोजेक्ट बना देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। ये सब बहुत ही छोटे छोटे स्टेजेस हैं जो अभी हम देख पा रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत बड़े होंगे। और मुझे लगता है कि साहित्य और सिनेमा के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका होगा आने वाले वक्त में कि जितनी क्रिएटिव रेस्ट्रिक्शंस पहले थी अब नहीं है। पहले जो मेकर सोचते थे उनको पहले बजट का रेस्ट्रिक्शन होता होगा, सीमाएं होती होंगी। इंटरस्टेलर और ग्रेविटी जैसी मूवीज जो पिछले 10-20 सालों में आई हैं वो हम देख पा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ग्राफिक्स का है। ये बहुत सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से बनाई गई हैं जो आज हम देख पाते हैं। ये डेफिनेटली मुझे लगता है जो हमारे लेजेंड्स हैं सिनेमा और साहित्य के, इनने भी सोचा होगा 1950s, 40s, 60s में कि मुझे यूनिवर्स दिखाना है, पर तब सिर्फ ब्लैक स्क्रीन थी। आज आप लिटरली किसी तारे की रिप्रेजेंटेशन सिनेमा स्क्रीन पर, किसी भी स्क्रीन पर दिखा सकते हो कि वो एक्चुअली ऐसा दिखता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंसोलिडेट हुई हैं। इसलिए हम देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये और फ्रीडम देगा आने वाले वक्त में, और ये साहित्य और सिनेमा का नया बैंक है जो कि आगे जाके लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि ये रेफरेंस है, आप यहाँ से कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये कंसोलिडेटेड हुआ। सबसे बड़ी समस्या जो 50 वर्षों में रही है गुजरे, वो कंसोलिडेट करने की रही है मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी ने इतनी फास्ट तरीके से अपनी स्पीड पकड़ी है, क्योंकि कंसोलिडेट नहीं था। आज मैंने ऐसा सुना है मेरे पिताजी से कि अगर किसी म्यूजिशियन को इंस्पिरेशन लेना होता था तो वो साउथ अफ्रीका चले जाते थे, कहीं चले जाते थे, वहाँ पे ट्राइबल म्यूजिक होता था। कुछ बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स हैं जिन्होंने वहाँ पे जाके इंस्पिरेशन ली। अब उसके लिए जाना, रुकना, समझना, बैठना करना, वो सब गायब हो गए। आप सर्च करते हैं, आपको रेफरेंसेस मिल जाती हैं, और 1000 रेफरेंसेस हैं। एंड ऑफ द डे मेरा ऐसा मानना है कि एवरी क्रिएटिविटी इज इंस्पायर्ड, कहीं ना कहीं से इसका इंस्पिरेशन मिल रहा है। और एआई विल ऑलवेज बी एन इंस्पिरेशन, इट कैन नेवर बी अ क्रिएटर। उसके पास वो कैपेसिटीज नहीं, और अगर हमें वहाँ तक पहुँचना है कि कोई चीज़ इंसानी एहसास दे सके, क्योंकि हम भी एक सिचुएशन में 50 तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, पर हम डिसाइड करते हैं हमें कैसे रिएक्ट करना है, हज़ारों एलिमेंट को डिसाइड करते हुए। तो ये चीज़ वहाँ तक पहुँच पाना और उस लेवल तक जा पाना, मुझे लगता है इसमें बहुत सारे वर्ष हैं, पर आने वाले कल में ये डेफिनेटली हमारा दोस्त है, हमारा गुरु नहीं, और हमें नहीं डरना चाहिए इस चीज़ से। इसके अडेप्टेशन, आने वाले कल में अपॉर्चुनिटीज़ और जो भी सारी चीज़ें हो सकती हैं उसे समझते हुए हमें साथ चलना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। अभी आपने एआई के वर्तमान में और भविष्य में और कितना विकसित करेगा इसका विस्तार से बताया, और आपने यही बताया कि जो क्रिएटिविटी वो कभी खत्म नहीं होती। धन्यवाद। संजीत भाई जी आइए, आपको निकलना पड़ा समझ नहीं, वो तो गए, मुझे कुछ नहीं बचा। वरिष्ठ पत्रकार अजीत राय।
किशोराज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर ये विचार गोष्ठी रखी है। दरअसल बचपन की कक्षाओं में, हिंदी की कक्षाओं में एक आलेख लिखने को आता था, निबंध, विज्ञान नक्शा या बदलाव। तो अब जब उस समय मतलब आता था 1980-82 में मैंने टेंथ किया था, तो 78-79, तो उस समय ये बहस थी, अब ये बहस नहीं है। अब लगभग ये मान लिया गया है कि विज्ञान एक मनुष्य के लिए वरदान है। लेकिन उस समय जो लोग थे और जो लोग कहते थे, ठीक इसी तरह की बात आई थी जब सिनेमा आया था शुरू में 1913 वगैरह में, पहली फिल्म बनी, तो सिनेमा को देखने वाले नहीं थे। नौटंकी और नाटक और रंगमंच बहुत ज्यादा था, तो सिनेमा को दिखाने के लिए नौटंकी आती और नौटंकी से भीड़ इकट्ठी होती थी, उसके बाद लोग फिल्म चलाते थे भरोसा। तो उस समय भी ये कहा गया कि ये सिनेमा इसके लिए खतरा है। जब टेलीविजन आया तो टेलीविजन को सिनेमा के लिए खतरा माना गया और कहा कि टेलीविजन में से तो सारा हमारा फिल्म उद्योग, हमारी रचनात्मकता और ये सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तानियों ने और दुनिया भर के लोगों ने इन सारी टेक्नोलॉजी को पालतू बनाया और अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल किया। हालांकि अभी पिछले दिनों जो AI का जो आविष्कारक है, मशहूर साइंटिस्ट है, जिसने BBC को एक इंटरव्यू में कहा कि यदि इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो ये मनुष्यता पर बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ठीक यही बात उसने भी कही बाद में, जिसने एटम बम का, ओपेनहाइमर ने आविष्कार किया था। तो आप एटॉमिक एनर्जी को आप इस्तेमाल करें मनुष्य की बेहतरी के लिए, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए और दूसरी चीजों के लिए, या फिर विध्वंस के लिए करें। लेकिन वहां से थोड़ा सा जंप करते हैं। 27 नवंबर 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला इस्तेमाल युद्ध में किया गया। ईरान, तेहरान के पास एक अफसर शहर है, वहां ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के मुखिया वैज्ञानिक अपनी कार से जा रहे थे, तो अचानक उन पर गोलियों की बौछार हुई और जिस कार से उन पर गोलियों की बौछार हुई थी और उसमें मारे गए थे, उसमें कोई इंसान नहीं था। यानी कि ईरान ने संदेह किया कि इजराइल ने यह हत्या करवाई है। तो यानी कि किसी एक सोफिस्टिकेटेड जगह पर प्रयोगशाला में बैठकर इस मर्डर को अंजाम दिया गया। कुछ उसी साल, उसके एक साल बाद, लाटविया एक देश है जहां की एक फिल्म मेकर ने एक इंडियन स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाई जिसका नाम है मैनी, MANNY। मैनी की राइटर है सोनल सहगल और उसकी मेन एक्ट्रेस भी सोनल सहगल है। उसमें होता यह है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से एक उपन्यास लिख रही है, लेकिन उस उपन्यास को लिखने के लिए, चूंकि वो लाटविया की डायरेक्टर है तो उसका लोकेल्स लाटविया का है और वो समुद्र तट पर उसका एक फार्म हाउस जैसा घर है जिसमें वो अपना आती हैं और दिमाग को कुछ करती हैं। फिर राइटर्स ब्लॉक है, फिर तो उन्होंने उनका गूगल असिस्टेंट, तो सारा काम वो अपने गूगल असिस्टेंट से करवाते हैं। धीरे धीरे करते करते गूगल असिस्टेंट को उनसे इश्क हो जाता है और वो उनको और उनका जो पहले उनको बंद कर देता है पूरा, क्योंकि सब ऑटोमेटिक है ना, सारा कुछ दरवाजे, गेट, सब कुछ। तो जो कमरा है उनका, उसमें उनको उनका असिस्टेंट बंद कर, उसका नाम है मैनी असिस्टेंट। तो वो कहती है कि तुम खोलो, तो कहता कि नहीं खोलूंगा। फिर वो कहती है कि यदि तुम नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, आफ्टर ऑल तुम मशीन हो। वो कहता है कि यदि आप ऐसा करने की कोशिश करोगी तो मैंने जो आपके सेक्सुअल प्राइवेट वीडियो बनाए हैं वो मैं इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा। दिक्कत तुमने कैसे वीडियो बनाए? तो कहा कि तब पता चलता है सिनेमा में कि जो उसकी सहेली है जिसका वो हाउस है, उससे और उसके लेस्बियन रिलेशनशिप। तो अब उस दिन की कल्पना कीजिए जब ये सारा कुछ आपकी प्राइवेसी में जाएगा और उसको कर लेगा। फिर मैं थोड़ी देर के लिए आपको ले जाता हूँ थोड़ा सा बैक में, जब इजराइल की कंपनी ने पेगासस लॉन्च किया था हिंदुस्तान, और उस पर इतना हंगामा हुआ था कि आपके फोन में, और उसको आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं आज कोई भी सर्च करना शुरू करूं अपने फोन में, एंड्रॉयड में और या किसी फोन में, तुरंत मेरे पास उस ब्रांड के, उस वस्तु के, उस चीज के विज्ञापन आने शुरू होते हैं।
जो ऑटोमेटिक ईमेल जनरेटेड ईमेल है जो इससे, तो उसी तरह के ईमेल आने शुरू हो जाएंगे, 50% छूट है, ऐसी छूट है, यानी कि कोई आपको उसको देख रहा है। मैंने में आगे जाकर वो होता है उस फिल्म में जो होता है कि फिर उसकी सहेली आती है और सहेली दरवाजा खोलती है और दरवाजा बंद हो जाता है। ऑटो लॉक होते हैं ना दरवाजे आजकल, तो दो लोग एक कमरे में बंद हैं और उनका जो एआई असिस्टेंट है, जो एआई की मदद से चलता है, काम करता है, वो उनको नचाना शुरू करता है, यानी कि अपने हुक से उनको करना शुरू करता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तुम वो करो। फिल्म में वाकई होता है उसका, फिल्म बहुत मुश्किल में। और उसको वो जो उसकी सहेली है वो भी उसको धमकी देती है कि मैंने ऐसा मत करो, तो कहता है कि मैं तुम्हारा भी सब वीडियो मैंने जो रिकॉर्ड कर लिया है। तो उसने कहा तुमने बिना पूछे कैसे रिकॉर्ड कर लिया? तो कहा कि मेरी मर्जी, मैंने कर लिया। और वो मशीन है, और वो फिल्म में आगे जाती है। और बाद में चूंकि वो एक फिल्म है, तो एक चोर घुसता है उस घर में, वो भूखा है 2 दिन से, खाना नहीं मिला है, तूफान में फंसा है, और वो दरवाजा तोड़कर किचन में जाता है, फिर कुछ चोरी करने के उद्देश्य से वो ऊपर आकर दरवाजा तोड़ता है, तब वो दरवाजा, तब तक देखता है कि ये सब बन रही है दोनों, फिर उनकी मुक्ति होती है। रोमन पोलांस्की ने एक फिल्म बनाई थी 4-5 साल पहले। उस फिल्म का नाम है बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी, जिसमें एक राइटर, जो उसकी नायिका है, वो एक सेलिब्रेटेड राइटर है और उसके उपन्यास करोड़ों करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं। उस फिल्म में वो सब है, लेकिन उस राइटर को अचानक एक राइटर्स ब्लॉक है। तो राइटर्स ब्लॉक आप सब जानते हैं कि जिसमें हमें एक शब्द हमसे लिखा नहीं जाता, हम रुक जाते हैं, वो ब्लॉक होता है। तो कई बार राइटर्स ब्लॉक को तोड़ने के लिए लोग पर्यटन करते हैं, लोग घूमने जाते हैं, लोग कुछ कुछ करते हैं। तो वो क्या है, उसको वो जो राइटर है वो एक दिन अपने कमरे में बैठी है और कमरे से उठाकर अपना लैपटॉप, अपना फोन, अपना टीवी स्क्रीन, अपने सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उसको कुछ सोचकर फेंक देती है उस समय। तो पोलांस्की ने कान फिल्म फेस्टिवल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपको पता नहीं है कि जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है और ये सोशल मीडिया है, वो 1 मिनट में आपको कैसे बर्बाद कर देगा। कौन सी फोटो और आपकी कौन सी बात कहां से एडिट करके कहां अपलोड कर दी जाए, आपको पता नहीं। जैसे इस समय हो रहा है कि इस समय एक बड़ी रिसर्च टीम है जो दिल्ली में काम करती है लोगों के बारे में, क्योंकि सरकार है ना, तो सरकार जिस किसी को अपॉइंट करना चाहती है किसी पोस्ट पर, या कोई भी लाभ सरकार देना चाहती है, उसके बारे में उनकी एक इंटेलिजेंस टीम है नौजवानों की जो रिसर्च करती है। एक आदमी को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगभग एक पोस्टिंग उनकी फिक्स हो गई थी, लेकिन अचानक किसी ने उनका 20 साल पुराना एक वीडियो निकाला और उनको वामपंथी साबित कर दिया और वो बैक टू इलाहाबाद चले गए। नहीं, मैंने इतना बड़ा, तो एक ये सारा कुछ काम। और जो आप देखिए कि एआई का इस्तेमाल पिछले दिनों भोपाल में एक मेरे दोस्त की एजेंसी है, निजी जासूसी की एजेंसी, तो वो मुंबई के बहुत सारे, उनके क्लाइंट सारे मुंबई में, और उनका बहुत बड़ा ऑफिस है, एक अंडरग्राउंड का एक ऑफिस है भोपाल में, जिनमें मैंने देखा 40 लड़के, नौजवान लड़के लड़कियां काम करते हैं, अपनी स्क्रीन पर बैठे हुए अपनी चीजों पर हैं। फिर ये एक अनंत दिशा में आपका जा रहा है इंटेलिजेंस का। सिनेमा में ऐसे हुआ, अब पब्लिकेशन इंडस्ट्री में और लिखने में भी, जैसे कि लिखने में तो बहुत इस्तेमाल वो क्या करते हैं, चैट जीपीटी, तो वो, और वो, लेकिन जो अगला बड़ा खतरा है, जो सबसे बड़ा खतरा है, ये खतरा तब भी उठता है दुनिया के बड़े बड़े जो नॉम चॉम्स्की या मिशेल फुकुयामा या जॉर्ज डेरिडा जो थिंकर्स हैं हमारे जमाने के, उन लोगों ने भी उठाया था कि ये टेक्नोलॉजी मनुष्यता के हित में तो हो सकती है, लेकिन इस पर कंट्रोल किसका है। जैसे एक चीज, आपका एप्पल फोन है, इस पर कंट्रोल किसका है? अमेरिकन कंपनी का है। आपका गूगल है, आपने सुना होगा अभी पिछले दिनों जीमेल और गूगल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उससे पूरा का पूरा ये हवाई जहाज रुक गए, माइक्रोसॉफ्ट। तो वो नियंत्रण किसका है उसका?
उस पर ये देखने की बात है, क्योंकि हमने अभी हिंदुस्तान ने अपना कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस नहीं बना। जैसे आप देखिए ट्विटर, जिसको एक्स कहते हैं, ट्विटर किसके कंट्रोल में? और ट्विटर के लेकर एक इंडिजिनस कू बना था, कू का आज कुछ अता पता नहीं है। फेसबुक ने व्हाट्सएप से हाथ मिला लिया। आपके देश के जो सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट के थ्रू देशों की जासूसी होती है, उसमें CIA के पास आपके देश के चप्पे चप्पे की जानकारी है। आप जो गूगल ये पोजिशनिंग सिस्टम GPS जो इसका इस्तेमाल करते हैं, जो ये बताता है कि यहाँ से बाएं मुड़िए, यहाँ से दाएं मुड़िए, ये सब वो सैटेलाइट से बैठा हुआ, अमेरिका में बैठा हुआ कैसे आपको बता रहा है? अब एक बहुत डिबेट हुई है इस समय, जितने भी जो मैगजीन्स हैं जो कि हमारे देश में इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को डिसाइड करती हैं, उनमें 3-4 मैगजीन्स हैं, जिसमें एक है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, EPW कहते हैं, बहुत सीरियस इंटेलेक्चुअल मैगजीन्स हैं। उसमें सारी डिबेट, या जो हमारे देश की जो पहली प्राइवेट बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है, अशोका यूनिवर्सिटी दिल्ली के पास, जो बहुत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनी है, बहुत इंटेलेक्चुअल। मैंने उन लोगों के उसके मालिक का सुन रहा था, तो आप सोचिए कि उनके जो प्रोफेसरों की तनख्वाह है वो 2-2 करोड़ है सालाना, वो 2-2 करोड़ की तनख्वाह पर है, वो बता रहे थे उनका सब। अब उसमें मेन ये आ गया है कि AI का जो पूरा डेटा और सारा मामला है, ये अमेरिका का है, ठीक है। तो जितने भी दुनिया के देश हैं और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है, उसके प्रति वो पूरा प्रोसेस बायस्ड है, क्योंकि वो अमेरिकन दृष्टि से सोचेगा और अमेरिका का है। तो जैसे कि विवेक जी ने भी उसकी ओर इशारा किया था, तो उसका पूरा कंट्रोल उन पर है, उनका डेटा उन पर है, और उसी तरह से वो सोचेगा और काम करेगा। फिर वो हिंदुस्तानी तरह से नहीं सोचेगा। तो हिंदुस्तान जो एक, और हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के जो दूसरे देश हैं जिनमें इतनी सारी डाइवर्सिटी है और इतने सारे कल्चर है, तो कल्चर पर कैसे आगे। लेकिन मैं फिर कहूंगा, मैं AI के विरोध में नहीं हूं, लेकिन AI पर नियंत्रण जरूरी है, और वो नियंत्रण बड़े पैमाने पर जरूरी है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर क्षण बदल रही है। आपको और हमें पता नहीं है कि गूगल या फेसबुक या जो उनके जो ये सारे अमेरिकन कंपनियां हैं, उनके ऑफिसेज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रोज नई नई चीजें चल रही हैं। हमारे यहाँ तो R&D पर कोई खर्च ही नहीं कर रहा है ना, किसी भी चीज पर हम सब के क्या कर रहे हैं कि विदेशों से अब टेक्नोलॉजी का निर्यात कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी हम बना ही नहीं रहे। तो उसमें क्या होगा कि एक दिन, मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए कि एक दिन अमेरिका, जिस पर पूरा हमारा जीवन डिपेंडेंट है, जैसे हमारा जीवन टेलीफोन पर डिपेंडेंट है। टेलीफोन तो जरूरत हो गई ना, पहले विलासिता समझी जाती है, अब आपका एप्पल जरूरत हो गया है। टेलीफोन, इंटरनेट, और उसके अलावा जो व्हाट्सएप, उसके अलावा जो सारा सॉफ्टवेयर है, जो सारी चीजें, एक दिन मान लीजिए वो ठप कर, अब पूरा देश ही रुक जाएगा। न हवाई जहाज उड़ेगा, न ट्रेनें चलेंगी, न कहीं किसी से आप संपर्क होगा, न हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन हो पाएगा, न कोई चीज हो पाएगी। तो ये जिस तरह से हो जाएगा, जैसे कि हो गया ना, एक दिन वो इंटरनेट ठप, अमेरिका में भी सारी फ्लाइट्स रुक गई, और कई आपके एयरपोर्ट ठप पड़ गए थे उसकी। चल, आप भी किसी देश आए एक दिन इंदौर में अभी हुआ था कि वो, तो ये AI इस तरह से ऐसा कर रहा है। हमारे सिनेमा में उसके अच्छे इस्तेमाल हो सकते हैं कि यदि बीच में कोई एक्टर की डेथ हो गई, तो उसके बाद जो नई उसकी ह्यूमन मैपिंग है, उसके कारण आप उसको बना सकते हैं। पहली बार इसका एक्सपेरिमेंट किया था वर्चुअल प्रेजेंस में पुणे कुसुम वाजपेयी ने, आज तक अमिताभ बच्चन के साथ। हम लोगों ने देखा था, हमने बिल्कुल चकित रह गए। उसने कहा कि देखिए, ये हमारा स्टूडियो बिल्कुल खाली है, इसमें मैं हूं और कोई नहीं है, और अभी तुरंत सेकंड में अमिताभ बच्चन यहाँ प्रकट हो जाएंगे। और उसने ये भी कहा कि अमिताभ बच्चन मुंबई में अपने घर में, और सेकंड में हमारे स्टूडियो में अमिताभ बच्चन प्रकट होने वाले हैं। उसने जो उनकी वर्चुअल प्रेजेंस का इस्तेमाल किया था, उसमें अमिताभ बच्चन वहां प्रकट हो गए थे, और उन्होंने उससे बात कर ली, और वो टेक्नोलॉजी थी कि हम सबको लगा कि अमिताभ बच्चन सचमुच स्टूडियो में बात कर रहे हैं। ये जो सौरभ द्विवेदी ललन टॉप पर जो इंटरव्यू करता है,
उसमें मैंने इधर पिछले दिन में पता किया और देखा, और आपको पता नहीं चलता, ऐसे ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि वो स्टूडियो इंटरव्यू नहीं है। उसमें एक हाथ में वो है और एक हाथ में वो है, सेटिंग और सेटअप सब सेम है, और वो अपने घर में बैठा है और घर में से वो बात कर रहा है जैसे आमने सामने कर रहा है, क्योंकि दो स्क्रीन है, जो हमारे सामने एक स्क्रीन है और वो जो आदमी इंटरव्यू दे रहा है उसके सामने एक स्क्रीन है। तो आपको वो लाइव इंटरव्यू लगेगा कि वो लाइव इंटरव्यू। तो ये सब भी सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हमारे देश में सरकारों को और प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट को चाहिए कि हमें कुछ बजट रिसर्च में खर्च करें, R&D जिसको हम बोलते हैं, और इसकी चीजों को अपने हित में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको रोक नहीं सकते, इसको रोकना असंभव है, संभव। तो आप उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं R&D में, ऐसा करें और फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे एटम बॉम्ब के बारे में ओपेनहाइमर की भविष्यवाणी थी, उसी तरह से AI के बारे में भी उसके साइंटिस्ट की भविष्यवाणी है कि यदि इसको रोका नहीं गया तो वो मनुष्य के लिए खतरा होगा। धन्यवाद सर। AI का आपने हर विषय में जो प्रभाव पड़ रहा है या उसका असर हो रहा है तो उसका जो विस्तार से बताया, धन्यवाद सर। आनंद कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव। मैं पहले अपने सीमाओं की चर्चा कर लूं। मैं मूल रूप से संस्कृत भाषा और साहित्य का विद्यार्थी हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कॉलेज में मैं प्राचार्य भी रहा, वही मेरे अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र है। यहाँ मैं आता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं टकरा गया केशव जी से, और हमने ये सोचा कई बार कि मैं सुनने के लिए आता हूँ, लेकिन उन्होंने हमें कुछ कहने का, बोलने का अवसर भी दिया। कई बार मैं अपने आप को मिसफिट पाता हूँ। मुझे लगता है कि सामने बैठे हुए लोग विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और मेरा अपना क्षेत्र दूसरा है। फिर भी मैं अपनी बात अपने ढंग से कहूँगा, क्योंकि साहित्य का विद्यार्थी रहा। साहित्य पर हमने कुछ लिखा पढ़ा, संस्कृत साहित्य को लेकर के मेरी लगभग 16 पुस्तकें हैं भिन्न भिन्न विषयों पर। तो एक तो मैं बहुत अभिभूत हूँ केशव जी से, इसलिए कि जिस महानगर में भिन्न भिन्न भाषा भाषी लोग रहते हैं, जहाँ की मूल भाषा मराठी है, वहां पर संस्कृत हिंदी भाषा का अलग जगह रखना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक बात मैं पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता, क्योंकि उस क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि फिल्म को लेकर, सिनेमा को लेकर कभी हमने गंभीर समालोचना नहीं की, हमने कभी गंभीर समीक्षा नहीं की है, जिस तरह से साहित्य की समीक्षा की जाती है। और एक साहित्य पर, एक पुस्तक, एक काव्य पर 50 लोग समीक्षा लिखते हैं भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से, उस तरह की समीक्षा नहीं लिखी जाती। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की चर्चा जो आप करवाते रहते हैं, कभी समालोचक लोग, कभी समीक्षक लोग अपने एजेंडा में इसको भी लेकर के आएंगे, फिल्मी जगत को लेकर के आएंगे। ये जो भारतीय सिनेमा है, हम केवल एक दर्शक रहे हैं, एक सामान्य दर्शक, गंभीर दर्शक भी मत कहिए, और मुझे नहीं लगता कि उसके विश्लेषण करने का मेरे पास कोई अधिकार भी है। तो ये जो, जब हम भारतीय सिनेमा की, हिंदी सिनेमा की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम फीचर फिल्म की बात करते हैं। प्राय 90% फीचर फिल्म, और फीचर फिल्म क्या है? साहित्य का एक्सटेंशन है, साहित्य का विकास है, एक तरह से वहां तक जाता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हो रही है बड़े जोरों से,
और हमसे पहले 3 वक्ताओं ने बड़े अच्छे ढंग से बात कही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या खतरे हैं और उनसे कितना लाभ होने वाला है, क्योंकि सृष्टि के केंद्र में तो मनुष्य ही, उसी के लाभ हानि पर हम चर्चा करते हैं। अब ये बात संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम कर रहे हैं, इस देश में नेचुरल इंटेलिजेंस रहा है। हमारे जो पूर्वज थे ऋषि मुनि, जिन्होंने रचना की, वेद से लेकर के एक बड़ा लंबा साहित्य है, विशाल साहित्य है और आज तक लिखा जा रहा है। इन्हें वेद के 10,000 मंत्र केवल ऋग्वेद के 10,517 कंठस्थ होते थे। लिखने की परंपरा का आविर्भाव तो बहुत बाद में होता है इस देश में, बहुत बाद में लिखा गया। मंत्रास वेर फ्लोटिंग इन द एयर। मंत्र तो कुछ 10 आपके पास थे, 20 इनके पास थे, 100 उनके पास, 10,000 इनके पास थे। इन सब का संकलन किया तो लोगों को 10,000 मंत्र केवल ऋग्वेद के, फिर उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद का ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद साहित्य इत्यादि इत्यादि, आरण्यक साहित्य, फिर पुराणों को देख लें, 18 पुराण और 18 उपपुराण। हम कहां तक चर्चा करेंगे, बहुत रामायण और महाभारत, जहां 1 लाख श्लोक केवल महाभारत में है। ये सारा कंठस्थ होता था। ऐसा इंटेलिजेंस, ऐसी नेचुरल प्राकृतिक बुद्धिमत्ता होती थी प्रकृति की, कहीं किसी मशीन की आवश्यकता नहीं हुई। यह भय भी नहीं था हमारे पूर्वज ऋषियों को कि कल हम अगर भूल गए तो जो हमने खोजा है इतनी साधना के साथ, जो तपश्चर्या के बाद इन्हें ईजाद किया है, वो नुकसान हो जाएगा, हम नहीं दे पाएंगे समाज को। ये उन्हें भय नहीं था, क्योंकि अपनी बुद्धि पर, अपनी मेधा पर उन्हें इतना भरोसा था। तो ये नेचुरल इंटेलिजेंस था उनके पास। धीरे धीरे हमारे शास्त्र में एक जगह लिखा है, यास्क एक मुनि हुए और उन्होंने निरुक्त लिखा है। व्याकरण के ठीक पहले की स्थिति जो है वो निरुक्त है, और वो लिखते हैं लिखने की परंपरा का आविर्भाव कैसे होता है कि पहले तो सबको याद थे, इसलिए वेद का एक नाम है श्रुति। श्रुति माने जिसे सुना जाए, अनुश्रुति। गुरु उच्चारण करता था और शिष्य उसे सुनता था। ऐसे ही ग्रंथों के नाम बता रहे हैं ना, कि लिखने की बातें ही नहीं होती थी। ग्रंथ का नाम है स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। स्मृति जिसे स्मरण कर लिया जाए, पूरा का पूरा हम याद रखते थे। हमारी बुद्धि इतनी तर्क संगत भी थी और उसकी इतनी क्षमता भी थी। धीरे धीरे यास्क लिखते हैं कि जब हमारी बुद्धि का ह्रास होने लगा, बुद्धि हमारी धीरे धीरे किन्हीं कारणों से, तमाम कारण रहे होंगे, वायुमंडल से लेकर के तमाम पर्यावरण आदि से, हमारे रहन सहन से बुद्धि हमारी कम होने लगी, या तपस्या के कारण, साधना के कारण। तब क्या हुआ कि हमने इतना बड़ा साहित्य था हमारा, हमने उसको कम किया और लेकर के आए सूत्र साहित्य। हमने जो बात इतने में एक पैराग्राफ में कही गई थी, उसको एक सूत्र में 4 शब्दों में कह दिया। ये सूत्र लिटरेचर आप उठा करके देखिए, एक कालखंड ऐसा आया जिसमें सब सूत्र में लिखा गया। न्याय दर्शन है तो न्याय सूत्र मिलेगा, वेदांत दर्शन है तो वेदांत सूत्र मिलेगा, काम शास्त्र है तो काम सूत्र मिलेगा, सूत्र रूप में बात कही जा रही है। अर्थ सूत्र मिलेगा, धर्म सूत्र मिलेगा, मोक्ष का कार्य सब कुछ सूत्रों में लिखा गया। जितने शास्त्र थे सब सूत्रों में लिखा गया, और जब सूत्रों में लिखा गया तब भी उसका इतना बड़ा परिमाण हुआ कि लोगों ने कहा कि इसको कैसे याद करेंगे, अब हमारी क्षमता थोड़ी घटती चली जा रही है। तब जाकर लिखने की परंपरा का आविर्भाव हुआ। जब हमें अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं होता तब हम लिखते हैं। ऐसे हम कई बार कहते हैं परिहास में कि जब हमारी धर्म पत्नी कहती है कि रास्ते में जाते समय पुदीना खरीद लेना, आलू ले लेना, तो हम कहते हैं ले आएंगे। लेकिन जब वो बताते हैं कि पुदीना ले आना, आलू ले आना, साबुदाना ले आना, करेला ले आना, भिंडी ले आना, तो कहते हैं रुको रुको,
लिखते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि इतना धारण नहीं कर पाएगा। तो ये तब लिखने की परंपरा का, और जिसको लेकर के महाभारत को लेकर के जिसकी बात की जाती है प्रायः, कि व्यास और गणेश बैठते हैं और वो बोलते हैं और कहते हैं कि अनवरत रूप से लिखते जाना है, इत्यादि इत्यादि इस तरह की बातें, किंवदंतियां हो सकती हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रमाण की ओर इशारा भी करती हैं। अब एक बात जो कई लोगों ने, आपने भी कही और लोगों ने, आपने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारी भावनाओं को उतना प्रकट कर पाएगा क्या? साहित्य की अगर हम बात करें, साहित्य का एक अर्थ ये भी है, साहित्य से साहित्य बना, हित, जो समाज के हित के लिए होता है वह साहित्य है, ऐसा एक अर्थ उसका यूं किया जाता है। बाकी शास्त्रीय रूप से हम दूसरा अर्थ भी करते हैं। तो ये जो साहित्य लिखा जा रहा है, साहित्य कैसे उपजा, साहित्य कैसे पैदा होता है, तो बहुत प्रसिद्ध घटना है, सब जानते हैं। वाल्मीकि ऋषि का उस तमसा नदी के तट पे विचरण करना, संध्या वंदन के लिए पुष्प आदि एकत्रित करने के लिए, कि संध्या करनी है, वंदन करना है तो पुष्प चाहिए, तो तमसा नदी के तट पर घूम रही है। और उसी समय सायंकाल एक व्याध, एक बहेलिया, क्रौंच मिथुन, क्रौंच और क्रौंची जब कामरत थे, जब सृष्टि में लगे हुए थे, सृजन में लगे हुए थे, तब वह व्याध मांस के लोभ में एक बाण चला देता है और वो बाण लग जाता है क्रौंच को, वह मर जाता है। उसकी जो पत्नी है क्रौंची, वह विलाप करती है। उस विलाप को सुनते हैं महर्षि वाल्मीकि। अब देखिए सुनने की क्षमता भी क्या है। क्रौंची अगर विलाप करेगा तो हमें नहीं सुनाई देगा, हमारे काने से बनी नहीं, उसे केवल ऋषि वाल्मीकि ही सुन सकते हैं। जब इतनी सुनने की क्षमता आ जाएगी तो कविता का जन्म हो जाएगा। वाल्मीकि उसके विलाप से इतने द्रवित होते हैं, उनका हृदय इतना द्रवित हो जाता है कि जब अपने आश्रम में पहुंचते हैं, अपने आवास में, और लेखनी उठाते हैं, तो 7 कांड 24,000 श्लोक का रामायण बन जाता है। कैसे बना ये रामायण, कैसे बनी ये कविता, कैसे बना ये श्लोक, 24,000 श्लोक, बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक कैसे बना? बस उसके मूल में करुणा है। एक व्यक्ति मर गया, क्रौंच मर गया, छोटा सा पक्षी जिसे हम लोग सारस से आइडेंटिफाई करते हैं प्रायः, या कोई और पक्षी भी हो सकता है, बहुत बड़ा नहीं है वो हाथी नहीं मर गया है। आज मनुष्य मर जाता है और हमसे तो एक कविता नहीं फूटती। एक क्रौंच मर गया केवल इस देश में, क्रौंची रो रही है। एक व्यक्ति का हृदय इतना द्रवित हो जाता है, इतना तरल है हृदय उसका, कि उसके मुख से कविता फूट जाती है। तो ये जो संवेदना है, ये कहां से लाएंगे? आर्टिफिशियल, तो उसका नाम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो नेचुरल नहीं है। और साहित्य का सृजन कब होता है? कवि या साहित्यकार या रचनाधर्मी रचनाकार बाहर की घटना को उठाता है, बाहर की घटना जब उसके अंदर जाती है और अंदर की संवेदना से मिलती है, और जब बाहर निकलती है तो वो कविता बन जाती है, साहित्य बन जाता है। वही घटना है जिसके अंदर जितनी संवेदना होगी। इसीलिए एक ही विषय पर आप लिखते हैं तो दूसरा साहित्य बनता है, और ये लिखते हैं तो दूसरा साहित्य बनता है। आपकी संवेदना भिन्न है, इनकी संवेदना भिन्न है। एक ही विषय वस्तु को लेकर के अनेक लोगों ने लिखा। शकुंतला और दुष्यंत की कथा महाभारत में भी आती है, और कवि कालिदास भी लिखते हैं। लेकिन कवि कालिदास के अंदर जो संवेदना है वो व्यास के पास नहीं है, वो पुराणों के रचयिता है। महाकाव्य, ऐतिहासिक काव्य, महाभारत के रचयिता है। तो ये अंतर आता है। ये जो संवेदना है, संवेदन तत्व है, जो कि भारत की मूल पहचान है। हमें तो लगता है इस देश को पहचाने ही संवेदना से जाता है।
इतनी संवेदना पूरी धरती पर कहीं और नहीं पाई जाती। ये देश संवेदना में जीता है और संवेदना में मरता है, अगर ऐसे कहें। हर जगह इसकी संवेदना। आप यहाँ जो लोग भी पैदा हुए, चाहे जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, कैसे पैदा होते हैं, भगवान बुद्ध को देख लें, बौद्ध दर्शन हो, या न्याय दर्शन को देख लें, या सांख्य दर्शन को देख लें, सबकी भूमिका पहला श्लोक पढ़ेंगे तो वहां यही आती है कि इस संसार में वह व्यक्ति इतना दुखी है, उसका दुख दूर करने के लिए मैं इस दर्शन शास्त्र की रचना कर रहा हूं। इतनी करुणा उनके अंदर है। उस करुणा से उपज रहा है दर्शशास्त्र भी, केवल काव्य ही नहीं। तो बहुत अच्छे तरीके से और लोगों ने बात की। मैं चूंकि उसका विद्यार्थी नहीं हूँ, इसलिए अनधिकार बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपने बहुत गंभीर बात की। यास के पहले निघंटु करके कुछ था। हाँ, निघंटु थोड़ा उसके बारे में आलोकित कर रहे हैं। हाँ, निघंटु क्या है? एक तरह का शब्दकोश है जिसमें दैवत कांड है और भी तमाम कांड है, जिसमें कि शब्द दिए गए हैं, शब्द इकट्ठे किए गए हैं। दैवत कांड में देवताओं से संबंधित शब्द और इंद्र आदि इत्यादि जो भी वेद में आते हैं, क्योंकि हमारे सामने केवल वेद था तब और कुछ था नहीं। तो निघंटु है और उसके बाद निरुक्त है। निरुक्त है जो निर्वचन के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों की व्याख्या करता है। उसके बाद व्याकरण आता है, पाणिनि जिसे लिखते हैं। तो ये स्मृति आधारित ही था। हाँ, इसका ऐसा कोई कोश वगैरह नहीं था। वो सब लिखा तो बाद में गया ना। अच्छा। इवन बुद्ध का आप देखते हैं कि बुद्ध ने जो उपदेश दिया अर्धमागधी में दिया, पाली में लिखा मिलता है, तो वो बाद में लिखा गया। उनके शिष्यों ने उनके प्रवचन का संकलन किया और उसे त्रिपिटक बनाया। धम्म पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, 3 पिटक पिटारियां बनाई और उनमें एक में धर्म की, एक में विनय में, एक में सूत्र की बात की उन्होंने। तो बुद्ध तो केवल बोल रहे हैं, वो लिख नहीं रहे, किताब लिखने नहीं बैठे थे। भी ऐसे जी, ललित विस्तर भी। हाँ, ललित विस्तर भी। ये सब बाद में उनकी परंपरा में, जी, परंपरा में लोगों ने लिखा अपने गुरु के प्रति श्रद्धा के कारण, आस्था के कारण। तो मैं समझता हूँ कि, और ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से सभी वक्ताओं ने कही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी बढ़ जाएगा, है तो मनुष्य से बड़ा तो नहीं है। मनुष्य ही उस बनाएगा। और सिनेमा में सर कल्पना और यंत्र का प्रयोग तो बहुत पहले से हो रहा है। आज उसी यंत्र का प्रयोग बढ़ जाएगा। कल्पना है और यंत्र है, मुझे लगता है, और तो कुछ है नहीं सिनेमा में। तो यंत्र की देनदारी, यंत्र की भागीदारी थोड़ी सी बढ़ सकती है। और हर एक चीज के लिए ये है कि ये कहा जाता है कि मध्यम मार्ग। हम बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएंगे, उस पर निर्भर हो जाएंगे, ये तो गलत होगा। और बिल्कुल उसे छोड़ दें, ये संभव नहीं है, क्योंकि विज्ञान से हम बिल्कुल इतर भिन्न चलेंगे, केवल कला को लेकर चलेंगे, आज ये असंभव जैसा है। कठिन नहीं है, असंभव है। हमें कहीं मध्यम मार्ग चुनना होगा, और मध्यम मार्ग हम चुनेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करेंगे और अपनी संवेदनाओं को खत्म नहीं होने देंगे, जो हमारी और इस धरती की स्मृति की पहचान है। आपने ऋषि मुनि और प्राचीन काल में जो संवेदनाओं की बात की, बुद्धि की बात की, दिमाग की बात की, धन्यवाद सर। आनंद जोशी लेखक और पत्रकार। सर पानी चाहिए आपको? सभी वरिष्ठ जनों को नमस्कार और विश्व हिंदी अकादमी के अधिष्ठाता केशव राय जी को नमन और सभी सुधी श्रोताओं को नमन। इतनी भविष्योन्मूलक और इतनी फ्यूचरिस्टिक जिसे कह सकते हैं, ऐसे विषय को हम आज हाथ लगा रहे हैं। और हिंदी के लिए और इस मंच के लिए भी बहुत गौरव का क्षण है कि हम एक ऐसे समसामयिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसका हर पल पूरे जगत में उसका विमर्श हो रहा है और विवेचना हो रही है। तो सबसे पहले तो वरदान के बारे में बात करें कि जब 1950 में एआई का आविष्कार एलन ट्यूरिंग और जॉन मैकार्थी ने किया, तो वो बहुत शैशव काल था एआई का। और आज करीब 75 साल हो चुके हैं
और इन 75 सालों में एआई भी जो है एक जायंट ट्रांसफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी यानी बहुत ही बड़े विकासशील तकनीक के रूप बड़ी विकासशील तकनीक के रूप में उभर के सामने आ रही है और जिससे कहते हैं कि ये ट्रेंड है, टेक्नोलॉजी ट्रेंड है, एआई एवरीवेयर। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अछूता रहेगा। एआई से कोई भी क्षेत्र, चाहे फैशन हो, चिकित्सा हो, शोध हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडस्ट्री हो, एनालिटिक्स हो, सर्वेलेंस हो और आईटी हो, किसी भी प्रौद्योगिकी में और किसी भी विज्ञान के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल, एआई एप्लीकेशन बढ़ ही रहे हैं और दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं और उससे वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो ये एक सकारात्मक चीजें हैं जो जिन चीजों के लिए बिग डेटा के एनालिसिस के लिए, जैसे आज एएनपीआर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बिग डेटा के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ऐसे हो रहे हैं जैसे आपको समझ में आएगा कि अगर कोई इंसान वांटेड है इंडिया में और ऐसे कैमरे पूरे देश में लगे हुए हैं, एक बार पुलिस अगर जो है अलर्ट जारी कर देती है कि ये तस्वीर है इस आतंकवादी की, तो एआई की मदद से और फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस तुरंत पता कर लेती है कि वो किस 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 जगहों से गुजरा, वो डेटा उसके पास कुछ ही मिनटों में आ जाता है। तो ये एआई का चमत्कार है और ये टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी है कि कोई भी अपराधी गिरोह, अभी जब एक पंजाब में कोई एक जो अभी सांसद बने हैं वो जब फरार हुए थे तो उस समय भी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। वो किधर किधर से चेक नाके से गुजरे थे, सारी फोटो आ गई थी। क्या बात तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। सही। इसी तरह से चोरी के वाहन जो है तो एएनपीआर टेक्नोलॉजी है। एएनपीआर मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन। ये टेक्नोलॉजी में जो है आप कैमरे जो है जो चेक नाकों पे और विभिन्न शहरों में लगे रहते हैं, सिटी सर्वेलेंस कैमरास जो हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं और तुरंत आपको अलर्ट कर देते हैं कि ये दिस इज ए व्हीकल विच इज ए वायलेटर, दिस इज डूइंग सम वायलेशन, और या वो वांटेड आदमी का व्हीकल है। पूरा ट्रैकिंग हो जाता है मिनटों में, सेकंड में। तो ये कमाल जो है टेक्नोलॉजी का है और इसे कहते हैं बिग डेटा। बिग डेटा के एनालिसिस से आप जो है, क्योंकि वो डेटा काफी पेटाबाइट्स में होता है, गीगाबाइट्स में होता है और उसका एनालिसिस मिनटों में करना, बहुत हाई कैपेसिटी के कंप्यूटर्स लगते हैं, बड़ी उच्च क्षमता के कंप्यूटर लगते हैं और उनसे जो है जब एआई टूल्स, वीडियो एनालिटिक्स टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो वो कुछ ही सेकंड के अंदर आपको रिजल्ट दे देते हैं कि ये नंबर था, ये आदमी इतने चेक नाके से गुजरा है, ये अभी इसकी लोकेशन ये है। तो ये कमाल टेक्नोलॉजी का हो रहा है वीडियो सर्वेलेंस में। और अब हम वापस आते हैं साहित्य की ओर। तो साहित्य में जो सबसे बड़ा खतरा था मौलिकता का, तो वो अब और बढ़ चुका है, क्योंकि एआई ने ऐसा कुछ कर दिया है कि इट इज काइंड ऑफ प्लेजरिज्म शब्द भी शर्मा जाएगा। तो पहले तो साहित्य के नाम पे चोरी की बातें होती थी, इसने इसका गाना उठाया, इसने इसकी कहानी उठाई, इस तरह की बातें होती थी। आज एआई ने उसके ऊपर जो है पूरा सफेद टेक्नोलॉजी का मुलम्मा चढ़ा दिया और आपको ऐसी कहानियां और ऐसे आप ढूंढें, अगर कोई विषय हो कि चाइल्ड लेबर इन इंडिया, तो उस पर आपको सैकड़ों लिंक्स मिल जाएंगे और जिन सेवाभावी कार्यकर्ताओं ने या लेखकों ने बड़े मनोभाव से शोध किया और उसके बारे में रिसर्च किया, और उनके रिसर्च पेपर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जैसे कि वो बहुत ही मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अरे इसके लिए इतना समय देने की क्या जरूरत थी। लेकिन जो मूल मुद्दा है वो मौलिकता का है। मौलिकता का मुद्दा इतना खतरनाक है कि आज रिसर्च थीसिस जो है एआई के थ्रू लिखी जा रही है। आज गीत लिखने की कोशिशें हो रही है, लोग एआई के जरिए जो है संगीत कंपोज कर रहे हैं, एआई के जरिए स्क्रिप्ट लिखने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन सब हास्यास्पद इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि वो कहानी में जो है मूल
भाव गायब है, मूल संवेदना गायब है। जैसे मेरे परिवर्ती वक्ताओं ने कहा कि मानवीय संवेदनाओं और मानवीय मेधा का कोई विकल्प नहीं है। और जो मूल करुणा है या मानवीय संवेदनाएं हैं या एथिकल एआई जो है, एथिकल एआई इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये इस पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि आज जब वो एक कंपनी थी ओपन एआई, जब वो उसका जब सैम गोल्डविन जब बहुत बड़े स्कैम में फंसे, सैमुअल गोल्डविन, तो सवाल ये उठ गया कि ये आदमी तो दुनिया बेच के खा सकता था, दुनिया को तबाह कर सकता था अपनी एआई कैपेबिलिटी के बल पे। इसे पैसों के घोटाले से बच नहीं पाया, क्योंकि इसमें एथिकल प्रवृत्ति थी नहीं। इसने अपने इन्वेस्टरों को फंसा दिया, तो इसके इस्तेमाल करने वाले लोगों पर क्या होगा? तो आज ये संकट एआई के सामने वही है, वो नैतिक संकट है, मौलिकता का संकट है, संवेदना का संकट है। और जैसे कि टेक्नोलॉजी के साथ होता है, सारी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहती हैं कि नहीं वो सब चीज ठीक हो जाएगी। हमें अभी एक उसकी एक झलक मिली, हमें जब सारी दुनिया की एयरलाइंस जब जाम हो गई, सिर्फ मामला इतना सा था, क्लाउड स्ट्राइक करके एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है, उसमें एक बग आ गया था, और उस बग ने माइक्रोसॉफ्ट के सारे सिस्टम्स को जाम कर दिया था जिसपे वो चलता है। तो इस तरह की चीजें जो है दुनिया को चौंकाने वाली है, और हम सबको बहुत सावधान रहना चाहिए अपने डेटा के बारे में और अपने एथिकल एआई के बारे में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है हमेशा जो है आपको एक फैशनेबल चीज की तरह, जैसे सोशल मीडिया फैशनेबल हो जाता है, लाइक्स आपको बहुत पसंद आते हैं, लेकिन कोई सुसाइड कर लेता है किसी एडवर्स कमेंट की वजह से, तो समझ में नहीं आता उस व्यक्ति के मन में क्या बीत रहा होगा उस समय, किसी ने क्या ब्लैकमेल किया होगा, किसी ने क्या कहा होगा कि ये इतना अवसाद में चला गया। ये आदमी एक ट्वीट से आदमी किसी ने सुसाइड कर दी, तो मतलब उसके मन पे क्या बीता होगा। ये बातें जो है आज समसामयिक समाज में बहुत चिंता का विषय है। संवेदना खतरे में है, टेक्नोलॉजी का आक्रमण हर ओर से हो रहा है, और हमें एथिकल एआई के लिए और मौलिक लेखन के लिए हमेशा जो है उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। हमारे यहाँ लेखक संघ तो हमारे यहाँ जो है जो मूल लिखा हुआ ही जो है उसका वाजिब मुआवजा नहीं मिलाते, तो फिर एआई की लड़ाइयाँ तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो जो है सारा यहाँ हमारे कहना नहीं चाहिए, बड़े बड़े प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों की स्थितियाँ ऐसी हैं कि वो लोग जो है लेखकों से उनका श्रेय छीनने के लिए, स्क्रीन प्ले में घुसने के लिए दबाव डालते हैं, और इस तरह की चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का खतरा जो है एआई ने और बढ़ा दिया है। क्योंकि जब एक लेखक मौलिक संवेदना के साथ सोचता है, एक मौलिक कहानी सोचता है, अगर उसको एआई का खतरा जब सामने हो तो शायद और पुरजोर तरीके से ये लड़ाई लड़नी होगी। और सिनेमा में एआई ने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, लेकिन मामला वही है, मौलिकता, संवेदना और नैतिकता, ये तीन मुद्दे हमेशा रहेंगे। और ये तीन मुद्दों से की लड़ाई जो है महाभारत काल में भी थी, आदिम युग में भी थी, और आगे भी रहेगी। तो हमें इन सब टेक्नोलॉजी टूल से एडिटिंग सब आराम से हो गई है। पहले एक वॉइस की क्लीनिंग के लिए बहुत समय लगता था, अभी एआई के टूल के जरिए बहुत फास्ट हो जाता है। कोई इमेज किसी फ्रेम में आ गई, फिल्म की फ्रेम में कोई अनवांटेड इमेज आ गई, उस कैरेक्टर को हटाना एआई के जरिए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आज नए नए सॉफ्टवेयर बन गए हैं, आज डाविंची रिजॉल्व अपग्रेड हो गया है, एडोब फायरफ्लाई आ गया है, बहुत सारे मतलब रिवोल्यूशनरी, मतलब क्रांतिकारी बदलाव आ गए हैं सारे एडिटिंग प्लेटफॉर्म्स में, फिल्म प्लेटफॉर्म्स में, कैमराज में, और सब में जो है एक मतलब प्रगति की बाहर आ गई है। लेकिन ये सब चीजें तब अच्छी हैं जब इसका एथिकल इस्तेमाल हो। तो अगर इसका नैतिक और मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल होगा, तो शायद मनुष्य एक बेहतर कल की ओर बढ़ेगा। और एआई को हमेशा एक नियंत्रण और एक एथिकल गाइडलाइंस, नैतिक मापदंड हमेशा उसके साथ होना चाहिए, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, वरना हम विनाश की कगार पर हैं, क्योंकि सोशल मीडिया तो अनकंट्रोलेबल
एक दैत्य है हमें खड़ा किया हुआ है, और दूसरा AI। ये दोनों ही काफी है, एक ही काफी है, लेकिन दोनों अगर मिल गए तो फिर तो क्या होगा पता। चलिए फिर से संवेदनाओं को और मौलिकता को और अपनी मानवीय गुणों को जो प्रकृति प्रदत्त है या दैवी प्रदत्त है, जैसा भी आपका भाव हो, उनको मानने की और उनको परिष्कृत करने की और लेखन में एक विशिष्टता लाने की जरूरत है, जो आपको दिख जाएगा कि ये तो इंसान ही कर सकता है, ये AI नहीं कर सकता। तो ये बड़ी चुनौती लेखकों के सामने है, रचनाकारों के सामने है, और हमारे बुद्धिजीवियों के सामने है कि जो मौलिक विचारों और नई रचनाओं के सृजन की जो है एक नई चुनौती सामने आके खड़ी हुई है। तो वो हमें उसको झेलना है और हमें उससे आगे ले जाना है, ताकि मनुष्यता बनी रहे, संवेदना बनी रहे, और मनुष्य की प्रगति का जो है कारक जो है मनुष्य की संवेदना और मानवीयता हो। टेक्नोलॉजी हमेशा एक टूल रहा है, सहायक रहा है, वो हमारे पर हावी ना हो। बहुत शानदार, अच्छी बात। अजय जी आप दो ढाई आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सही जवाब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सही जवाब कैसे मिले, बताकर पैसा कैसे कमाया जाता है, जो ये बात है कहाँ बेचे प्रॉम्प्ट, मेरा चश्मा नजदीक करनी, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं थोड़ा इनके बारे में बताएं। इससे पैसा कैसे कमाया जाता है, वो डॉलर में अच्छा पैसा मिलता है प्लेटफॉर्म के नाम पर। जी बिल्कुल केशव सर, ये कुछ सॉफ्टवेयर और टूल्स के नाम लिखे हैं जी। ये न्यूज़पेपर में जो मैं पढ़ पा रहा हूँ। एक का नाम प्रॉम्प्ट बेस है, ये एक प्रमुख मार्केट प्लेस है। तो बिल्कुल सही है, ये भी जानना चाहते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर एक प्रॉम्प्ट $1 से $20 तक बिक जाता है। सो इसमें जो बात लिखी है ये उस चीज़ के लिए सही है जो प्रॉम्प्ट बेसिकली एक प्रकार का कमांड होता है, और वो कमांड कितना सटीक होता है उस हिसाब से AI या जो भी सॉफ्टवेयर से आप वो चीज़ मांग रहे हो वो आपको देता है। इसकी सटीकता पे आपका आउटपुट डिपेंड करता है। तो अगर प्रॉम्प्ट किसी हाई यूटिलिटी या फिर मोस्ट नीड टॉपिक या समस्या का है, तो डेफिनेटली इसमें जो बात लिखी है कि आपको $1 से $20 तक प्रति प्रॉम्प्ट का पैसा मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि मैंने उसको ऑर्डर दिया AI को, जी। आदेश बोला है ना, आदेश दिया, उसने करेक्ट किया, करेक्ट। ठीक है। तो आपका जो आदेश है वो उतना जेनरिक हो कि वो समस्या जिसका आप कमांड दे रहे हो उसके आसपास की समस्या है, कोई भी आदमी जिसको यूज कर रहा हो वैसे यूज कर सके। अभी जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर बहुत सारी चीजों के रेफरेंस के लिए इन प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल होता है। तो ये प्रॉम्प्ट इफेक्टिव होगा तो डेफिनेटली वो बिक सकता तो है। ये इतने प्लेटफॉर्म्स हैं। ये प्रॉम्प्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रॉम्प्ट बिकते हैं। मैं आपको सिंपल उदाहरण दूं तो इसका उदाहरण है कि YouTube पे हर कोई कंटेंट बनाता है, पर हर कोई करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, हजारों रुपए नहीं कमा रहा है। करेक्ट। कमा कौन रहा है? जिसकी उसको चीज पता है। यूनिक है, जिसकी चीज की नीड है या उसने अपनी नीड क्रिएट कर दी। वैसे ही है। वैसे ये सारे प्लेटफॉर्म है। और एक बात है एल्गोरिदम की, जो सारे एल्गोरिदम है वो विदेशी एल्गोरिदम है, वो इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं है। हाँ, ये मोस्टली क्योंकि जो डेटा एक्चुअली फीड हो रहा है अभी रिसेंटली 21-22 नहीं तो जैसे YouTube पे आपका अकाउंट खोलना होता है, ये वैसा ही सब इसमें सिस्टम है। हाँ, इसमें आप अपना अकाउंट खोल के डाल सकते हैं कि मैं अपनी ये प्रॉम्प्ट या फिर इस चीज को बेचना चाह रहा हूँ, लोग खरीद सकते हैं, उन्हें उस चीज की नीड होगी। तो ये बहुत ही डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई वाले फंडामेंटल पे कि या तो आप नीड है उस चीज की, आपने नीड क्रिएट कर ली है, तब जाके उस चीज का पैसा मिलता है। बट डेफिनेटली ये सारी चीजें असिस्ट करती हैं आपको पैसा कमाने के लिए। कौन से हैं क्या? और इसमें प्रॉम्प्ट बेस है जो पहला, दूसरा AI फ्रॉग है। इस पर GPT, चैट GPT, डेल E और मिड जर्नी जैसे विभिन्न AI इंजनों के लिए $3 से $50 तक के प्रॉम्प्ट बिकते हैं। ये भी AI फ्रॉग एक और प्रॉम्प्ट बेचने वाली मार्केट प्लेस है। प्रॉम्प्ट हीरो करके एक और प्लेटफॉर्म है। A14 प्रॉम्प्ट एक और प्लेटफॉर्म है। Etsy एक और प्लेटफॉर्म है। Etsy काफी फेमस भी है यंग लोगों के बीच में। और prompttree.io ये भी एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्रॉम्प्ट बिकते हैं। प्रॉम्प्ट्स बेसिकली कमांड है और आपका कमांड कितना इफेक्टिव है उस हिसाब से वो बिकता है, जिससे पैसा कमाया जा सकता है। तो ये एक प्रकार का मोनेटाइजेशन है और मोनेटाइजेशन डिपेंड करता है उसकी डिमांड कितनी ज्यादा है। धन्यवाद। और तुम बोलना चाहते हैं? बस मेरे हिसाब से आई एम वेरी थैंकफुल टू लोकलाइजेशन पे थोड़ा बोलिए। लोकलाइजेशन बेसिकली मैं पहले अपना
रिगार्ड कंप्लीट कर लेता हूँ कि मैं सर को बहुत थैंकफुल हूँ अगेन, और इतने सारे इंटेलेक्चुअल और एक्सपीरियंस माइंड्स एंड स्पीकर के बीच में आज मैंने इतना अच्छा नॉलेज गेन किया। वेरी थैंकफुल टू सर आप फॉर अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। दैट। लोकलाइजेशन पे जैसा सर ने कहा कि लोकलाइजेशन बहुत ही पर्टिकुलरिस्टिक चीज है, और डेटा जितना डेवलप हुआ है, अब जितना डेटा मेजर चीजों का डेटा वो फीड हो चुका है, जो जेनरिक क्वेश्चंस हैं, अब हम स्पेसिफिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और उस स्पेसिफिक के बाद हम पर्टिकुलर यानी कि लोकलाइज्ड चीजों पे इंटीग्रेट होंगे। तो वो मेरे हिसाब से जितना डेटा उस चीज पे बन रहा है और आने वाले टाइम में इंटीग्रेट होगा, वो बहुत जरूरी होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे इंसान अपनी भाषा में जवाब चाहता है, इंसान अपनी समझ, अपने स्वभाव, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जवाब चाहता है। तो वो सारी पर्टिकुलराइजेशंस जो हैं, लोकलाइजेशन ऑफ डेटा, और जितना एक्सेस ऑफ इंटरनेट बढ़ रहा है, मेरे हिसाब से इंटरनेट जितने लोग भारत में इसको यूज कर रहे हैं और पूरे विश्व में यूज कर रहे हैं, जितना डेटा वो क्रिएट कर रहे हैं अपने लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारा अक्यूमुलेट हो रहा है और बहुत स्पीड से बन रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो कंप्यूटिंग की स्पीड है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि उससे कई ज्यादा तेजी से डेटा क्रिएट हो रहा है। जितनी स्पीड से क्रिएट हो रहा है, उसे कंज्यूम करने की स्पीड उससे ज्यादा ही बनानी पड़ेगी। और जैसे जैसे ये आने वाले टाइम में ये लोकलाइज होगा, ये बहुत ही लिबरलाइज करेगा, क्योंकि जहाँ पे भी चीजें लोकलाइज होती हैं और उसके मैनरिज्म्स अंडरस्टैंड हो जाते हैं, तो बहुत सारे और आप बोल सकते हो आउटकम्स क्रिएट होते हैं, जिससे और चीजें बढ़ेंगी और डेवलप होंगी, ग्रो होंगी एक पर्टिकुलर लोकल लेवल पर भी। धन्यवाद, धन्यवाद। हर्षवर्धन आएंगे। क्या हुआ? हाँ, आप सभी का अभिवादन। श्री केशव जी, मालवा रंगमंच समिति और विश्व हिंदी अकादमी का मैं आभारी हूँ। मैं तो श्रोता के रूप में यहाँ आया था, लेकिन मुझे वक्ता का रूप के लिए निर्देश दिया है केशव जी ने। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभिशाप या वरदान, बहुत ही प्रासंगिक विषय है ये, और बहुत रोचक और रोमांचक भी है। जिस हिसाब से आज का युग चल रहा है और हम जिस तकनीकी युग में जी रहे हैं, तो इस टेक्नोलॉजी के युग में इसको एक सिरे से कह देना कि एआई तो वैसा है, हम ये है वैसा है, नहीं है। इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और जैसे अभी तक हम विज्ञान के साथ तालमेल बिठा के चलते आए हैं, विज्ञान की प्रगति दिन दुनी और रात चौगनी हो रही है, और हम इंसान उससे तालमेल बिठा रहा है बराबर। तो उसी तरह इसे एआई इंटेलिजेंस से भी हमें तालमेल बिठाना होगा। और साहित्य और सिनेमा के क्षेत्र में ये वरदान ही साबित होगा। अभिशाप को अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए, जैसे एटॉमिक एनर्जी है, अगर वो आतंकवादियों के हाथ में पड़ गया तो वो विनाश का, अभिशाप का कारण बनेगा, लेकिन वो वैज्ञानिकों के हाथ में है तो वरदान का कारण बनेगा। ऐसे ही एआई इंटेलिजेंस का भी होगा कि एआई इंटेलिजेंस जितनी जितनी उन्नति करेगा और ये अच्छे हाथों में रहेगा तो इसका वरदान साबित होगा। और अगर कुछ इस तरह के हाथों में गया और अनियंत्रित हुआ तो अभिशाप साबित होगा। अब जैसे साहित्य का क्षेत्र है, साहित्य के क्षेत्र में एक एआई इंटेलिजेंस का उपयोग अनुवाद के लिए बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन सटीक अनुवाद नहीं हो रहा है, अभी भी भाव पक्ष नहीं आ रहा है उसका। तो अब इसमें बहुत गुंजाइश है। एआई जैसे जैसे उन्नत होगा और जैसे जैसे वो भावनाओं की क्षमताओं को बढ़ाएगा अपनी, और संवेदनशीलता और मानवीय एहसास और मन और चित्त, अभी मन और चित्त तक एआई नहीं पहुंचा है। मन और चित्त को जब तक वो समझने लगेगा, और मन और चित्त जिस तेजी से करोड़ों अरबों खरबों ख्याल एक साथ आ जाते हैं अपने को, वैसा ख्याल अभी एआई इंटेलिजेंस उस एहसास को पकड़ नहीं पा रहा है। इसमें कई दशक लग जाएंगे एआई इंटेलिजेंस को भावनात्मक समझ पैदा करने के लिए, हाँ, और संवेदनशीलता का एहसास करने में अभी दशकों लग जाएंगे। तो इसलिए साहित्य के क्षेत्र में अभी अनुवाद सटीक होने ही बाकी है। कितने सरल सा काम है। आज प्रचुर साहित्य पढ़ा हुआ है भारत में और विश्व में, उसका हमको आज बंगाली साहित्य पढ़ना हो, अगर अनुवाद नहीं हुआ तो हमको उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमको भाषा की समझ नहीं है। लेकिन उसका अनुवाद करो तो वो यांत्रिक अनुवाद कर देता है, उसमें भाव पक्ष गायब हो जाता है। तो अभी एआई इंटेलिजेंस का उपयोग तो अनुवाद के लिए बहुत होना बाकी है। कितना साहित्य का अवधि से हम अछूते हैं। ऐसे ही सिनेमा का क्षेत्र बहुत स्कोप है इसमें। तकनीकी क्षेत्र में तो एआई का उपयोग करके हम बहुत एक्यूरेसी और प्रभावी पैदा कर सकते हैं।
जैसे सिनेमेटोग्राफी है, डबिंग है। अब डबिंग में हॉलीवुड में एआई का उपयोग हो रहा है। तो पहले जैसे अपने इंडिया में डबिंग होती है तो होठ अलग खिलते हुए दिखते हैं और कलाकार अलग दिखता है बोलता हुआ, लेकिन ये एआई की मदद से आप करिए तो बहुत एक्यूरेसी आ जाएगी उसमें एकदम। तो ये बहुत बढ़िया उपयोग है सिनेमा के क्षेत्र में। सिनेमेटोग्राफी में बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है, म्यूजिक में बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है एआई का। लेकिन जहाँ तक मानवीय संवेदना और इसकी बात है तो एआई को अभी चरण आगे बढ़ने हैं और यही सबसे बड़ा चैलेंज है एआई के सामने। मानवीय संवेदना और भावनाओं की समझ अपनी मशीन में लाना ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। और इसको मेरे ख्याल से मैं तो अपना आकलन ये कर रहा हूँ जिस हिसाब से पढ़ता हूँ इनके नवभारत के और ये सब लेकर कि कम से कम 5 दशक तो इसको उसके आसपास पहुंचने में लगेंगे। एक्यूरेसी का तो फिर भी कोई दावा नहीं कर सकता। और हमको एआई का उपयोग एक सहायक के रूप में करना होगा। उसको मालिक और आपने स्वामी बनाया तो फिर वो अभिशाप हो जाएगा, क्योंकि ये मानव द्वारा ही सृजन किया हुआ है, इसलिए उसका स्वामी और उसका मालिक मानव ही रहेगा, मानव मस्तिष्क ही रहेगा। इसलिए मेरे हिसाब से एआई से घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हमने रोबोट का उपयोग करके आज सर्जरी कर रहे हैं और वो एक्यूरेसी की तरफ बढ़ रही है ना, लेकिन ज्ञान का जो हुनर है वो अभी भी डॉक्टर के पास में। तो इसी तरह से एआई का भी होगा, उससे एआई का उपयोग बहुत होगा, सिनेमा के क्षेत्र में भी होगा, साहित्य के क्षेत्र में भी होगा। और मैं तो कहता हूँ जैसे अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि कॉपीराइट का मामला, सर ने कहा ये मामला, मैं तो कहता हूँ इसका उल्टा करो ना अपन। अगर कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा है तो एआई को जिम्मेदारी सौंप दे, तो पकड़ के बताए कहाँ से लिए। वो तो हो रहा है, तुरंत पता है। जैसे प्लेजरिज्म है, प्लेजरिज्म को की एक्यूरेसी के लिए एआई का उपयोग कर सकते हो, इस तरह से हो सकता है। लेकिन दूसरा एक और फायदा हो सकता है, जैसे मुकेश ने कोई गाने गाया, मुकेश जी तो रहे नहीं, अब कोई गीत लिखा हुआ है आपके पास में, अब आप उसको मुकेश की आवाज में चाहते हो तो मुकेश के शब्द तो बोले ना, बोले मुकेश ने हर तरह के शब्द बोलते हैं, महबूबा बोला है, ये बोला है, तो ये एआई उसको जोड़ के मुकेश का नया गाना तैयार कर सकता है। तो आपको आनंद आएगा। तो मनोरंजन के क्षेत्र में भी अच्छा उपयोग हो गया। तो इस तरह बहुआयामी उपयोग है। और वॉइस कल्चर लेता है, शब्द नहीं लेता, वॉइस कल्चर। हाँ, नहीं ले सकता है भविष्य में। वॉइस कल्चर लेता है। एआई जो है, अगर एआई की मुकेश जी की एआई वॉइस बनाते हैं, हाँ, तो वो वॉइस कल्चर ले लेता है। ठीक है। अभी जो एक अमेजोन वाले जो है, एलेक्सा वाले जो बना रहे हैं जी, वो आपके दादाजी की आवाज अगर वो रिकॉर्डिंग है, हाँ, तो उससे वो मतलब उनके तरह से उनको अमर कर देंगे। दादाजी हमेशा बोलते रहेंगे आपको, हाँ, आपसे बात कर सकते हैं। हाँ, तो ये एलेक्सा में वो दादाजी की आवाज उसके उस तरह से प्रॉम्प्ट डेवलप करके उसका कल्चर, वॉइस कल्चर देके आपको ऐसा महसूस होगा कि दादाजी ही आपको कमांड दे रहे हैं, बेटा टीवी लगाना, बेटा कैसे हो, क्या इस तरह की चीजें वो डेवलप कर चुके हैं। और वही मेरा आपसे वही अनुरोध है या आपसे यही गुजारिश है कि अभिशाप हमारे हाथ में है, वरदान भी हमारे हाथ में है। और चूंकि मानव मस्तिष्क जो है आमतौर पे सकारात्मक ही चलता है, नकारात्मक वाले पक्ष अभी भी अल्पमत ही है, अल्पसंख्यक ही है। इसलिए एआई का बहुत जोरदार उपयोग होगा, बहुत सहायक सिद्ध होगा, लेकिन इसको आप स्वामी नहीं बनने दें, इसको गुरु नहीं बनने दें, इसको मालिक नहीं बनने दें, इसको अपने सहयोगी और नौकरी बने रहने दें, तो हमें बहुत उन्नत करेगा। बहुत बहुत आप लोगों का सबका आभार, धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। बस धन्यवाद। कुल मिला के ये है कि इस पर नियंत्रण होगा तो वरदान ही वरदान है। धन्यवाद।